dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing our RBSc question bank. सो बच्चों पार्ट डी स्टार्ट करने वाले हैं हम फटाफट। मेरे हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चों पार्ट डी का पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब एक्सप्लेन करना है तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करो, तो आप लिखो इट इज टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। इट इज टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। होता क्या है इस डिफेक्ट में, तो बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है। होगा क्या इस डिफेक्ट में, तो हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस में से कैटायन और एनायन जितना प्लस गायब होता है उतना का उतना माइनस भी गायब हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, बोथ कैटायन एंड एनायन, आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों ही क्या होते हैं, अपनी लैटिस साइट से मिसिंग होते हैं, फ्रॉम लैटिस साइट, ठीक है। और बराबर नंबर में जितने कैटायन गायब होंगे उससे उतने के उतने एनायन भी, तो इन इक्वल नंबर। क्लियर है। अब बच्चों ये डिफेक्ट होगा तो तुम कहोगे प्लस भी गायब हो गया, माइनस भी गायब हो गया, तो ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। वॉल्यूम तो लैटिस का है जितना है रहेगा, है ना, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिक्रीजेस, ठीक है, ये डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, अब होगा किसमें, तो बच्चों ये डिफेक्ट होता है उन क्रिस्टल लैटिस में जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है या 8:8, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो हम कहेंगे ये डिफेक्ट होता है बच्चों। एग्जाम्पल है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड एट्सेट्रा, इनमें ये डिफेक्ट होता है। अब एक्सप्लेन करना है, पार्ट डी है तो थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है ना, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। तो एक परफेक्ट सॉलिड बना दो, तो हम कहेंगे परफेक्ट सॉलिड मतलब कैटायन एनायन। अब थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि अब ये कैटायन एनायन मैंने बनाए तो हम 3 कॉम्बिनेशन ही बनाते हैं जनरल। अब अगर तुमने 3 कॉम्बिनेशन ही बनाए, 3 लाइन ही बनाए, तो डिफेक्टेड क्रिस्टल तो आपने खुद ने बनाया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 9 होंगे। तो 9 मतलब कैटायन 5 है, एनायन 4 है, तो फिर आपने खुद ने डिफेक्टेड बनाया, बराबर बनाओगे ना, तो 9 नहीं बनाओगे, थोड़ा ध्यान रखना, या तो 12 बनाओगे या 16 बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया एक परफेक्ट सॉलिड। अब मुझे एक्सप्लेन करना है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट में था क्या, तो हम कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन एनायन दोनों ही गायब हैं इक्वल नंबर में, तो आप एक कैटायन का प्लेस वेकेंट कर लो, ठीक है। तो एक प्लस की जगह खाली भाई कैटायन मिसिंग है, और एक एनायन का प्लेस भी वेकेंट कर लो, तो एनायन भी मिसिंग है। तो व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, देन सच टाइप ऑफ डिफेक्टेड क्रिस्टल्स आर कॉल्ड टू हैव शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ राइट पैरामीटर्स ऑफ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। अब पैरामीटर्स मतलब एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल। तो मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक का भाई है, ट्राइक्लिनिक में क्या था, तो मैंने कहा था ABC इक्वल नहीं है, तो मोनोक्लिनिक भी ऐसा ही है ना। यहाँ पे एक्सियल डिस्टेंस, तो एक्सियल डिस्टेंस यानी ABC के बारे में बताओ, तो हम कहेंगे A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। और एक्सियल एंगल, तो ट्राइक्लिनिक में तो हमने देखा था तीनों ही एंगल आपस में बराबर नहीं है और 90 पे भी नहीं। अब मोनो मतलब एक, तो एक एंगल ऐसा होता है जो 90 पे नहीं होता है ना। अल्फा गामा तो बराबर होते,
लेकिन बीटा 90 डिग्री पे नहीं होता है। तो पैरामीटर क्या हो गए, तो हम कहेंगे एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस। ठीक है, तो अल्फा गामा तो इक्वल, अच्छा 90 पे भी है और इक्वल भी है, और बीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता, इसलिए इनके बराबर नहीं होता, एक एंगल में प्रॉब्लम आती। अब एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। अब दूसरा एग्जाम्पल, तो मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट पढ़ा है तुमने, Na2SO4.10H2O। ठीक है, तो ग्लोबर सॉल्ट एग्जाम्पल हो गया आपके मोनोक्लिनिक यूनिट सेल का। नाउ ड्रॉ रिलेशन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल r इन BCC। अब बच्चों BCC लैटिस में होता क्या है, तो देखो इन BCC लैटिस कौन से पार्टिकल टच करते हैं, तो BCC लैटिस में बच्चों कॉर्नर, बॉडी सेंटर और कॉर्नर पार्टिकल टच करते हैं, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पार्टिकल टचेस टू ईच अदर। ठीक है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। अब तो BCC यूनिट सेल बना लेते हैं। अब बच्चों देखो BCC बॉडी सेंटर है ना, ये कॉर्नर पार्टिकल, ठीक है, ये फ्रंट फेस का अपने आगे वाला ले लेना, तो बैक फेस का बैक साइड वाला लेना ये। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल बनेगा। यहाँ वाले पार्टिकल्स जो है ना, ये बॉडी सेंटर, ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, तो ये तो आपकी हो गई एज लेंथ A, ट्रायंगल बनाना है तो ये फेस डायगोनल ये हो गया √2A, तो ये बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा √3A। ठीक है, तो इन BCC, तो मैं लिख दूं भाई BCC में हमें बॉडी डायगोनल चाहिए, तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी BCC में, समझ गए ना, बॉडी डायगोनल भाई ये एज लेंथ A है ना, ये फेस डायगोनल √2 है, तो ये 90 डिग्री पे बच्चों, तो ये हो जाएगा √3। तो इन BCC बॉडी डायगोनल की वैल्यू है √3A। अब बच्चों क्लोजेस्ट पार्टिकल, तो ये दोनों टच करते हैं है ना, और ये तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि BCC लैटिस में A और R में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं। तो बच्चों A और R में रिलेशन बताना ये है ना, ये बॉडी डायगोनल है, ये पार्टिकल्स जो है बच्चों, ये बॉडी सेंटर पार्टिकल, ये कॉर्नर और ये आपस में टच कर रहे हैं, और ये पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज √3A। ठीक है, अब ये रेडियस हो गई R, यहाँ कितनी रेडियस आई 2R, और यहाँ कितनी आई स्मॉल r। तो बच्चों √3A = 4R। ठीक है, दिखता ऐसा है कि टच नहीं करते, पर एक्चुअली ये एक दूसरे को टच करते हैं है ना, तभी तो हमने नाम दिया है BCC लैटिस। बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल रखा है, कॉर्नर, दोनों कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है। तो BCC लैटिस के लिए डायरेक्ट रिलेशन लिखना था √3A = 4R। कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा बच्चों आपको ये। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच डिफेक्ट NaCl गिव येलो कलर ऑन हीटिंग। तो बच्चों व्हेन NaCl हीटेड है ना, अगर मैं NaCl को हीट करूं तो कुछ क्लोराइड आयन लैटिस साइड छोड़ के बाहर चले जाते। ठीक है, अब क्लोराइड आयन अगर क्रिस्टल लैटिस साइड से बाहर चले जाएंगे तो क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, अब वहां पे Cl-, हालांकि इसको पूरा लिखना चाहिए हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जो बाहर गया सोडियम के साथ मिलके वापस NaCl बनाएगा, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन है वापस उसी साइड पे आ जाता है, तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से NaCl में कलर होता है। तो ये डिफेक्ट कौन सा है बच्चों, तो हमें सिर्फ डिफेक्ट का नाम लिखना है। तो डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि Cl तो कम हो गया है ना, माइनस कम हो गया तो प्लस बढ़ गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो आपसे सिर्फ डिफेक्ट का नाम पूछा है, तो डिफेक्ट का नाम हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, और F सेंटर बनता है उसकी जगह,
तो ड्यू टू एफ सेंटर, है ना, इट शोज येलो कलर। NaCl येलो हो जाता है, KCl होता तो बच्चों सेम क्वेश्चन, वो वॉयलेट हो जाता, LiCl होता तो पिंक कलर का हो जाता। रीजन यही रहता, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वेकेंसी। नाउ राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों पोलैरिटी नहीं होना चाहिए, है ना, डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए। अब सॉलिड भी बताना है, नॉन पोलर सॉलिड बताना है, तो आप कह सकते हैं सॉलिड CO2। CO2 में पोलैरिटी आपको पता है 0 ही है ना, लीनियर ज्योमेट्री है। सॉलिड CO2 को हम लिखेंगे क्या, तो हम लिख देंगे ड्राई आइस। नाउ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, तो सॉलिड मीथेन। अब सॉलिड I2, ठीक है ना, आयोडीन I सिंगल बॉन्ड I, तो पोलैरिटी प्लस माइनस तो है ही नहीं, तो I2। फिर सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड नाइट्रोजन, कुछ भी लिख सकते हो। कितने एग्जाम्पल पूछे हैं, 1-2 ही पूछे हैं ना, तो कुछ भी लिख देना। चलो नाउ एलिमेंट A form HCP lattice and element B 2/3 is found in its tetrahedral void. Find its formula. तो बच्चों A तो बना रहा है HCP lattice, ठीक है, B जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन 2 का पार्ट C है ना, यहाँ लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट C या पार्ट 3 है। चलो पार्ट C में अब देखो A क्या बनाता है, तो A बनाता है HCP लैटिस, मतलब लैटिस साइट में A पार्टिकल्स अरेंज है। तो जो एलिमेंट, जो एटम लैटिस में अरेंज है उसको मान लो N, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ A पार्टिकल्स इक्वल्स टू हो गया N, चाहे आप 100 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ A पार्टिकल हो गए N। अब क्रिस्टल लैटिस में जितने एटम होते हैं उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो हम कहेंगे सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हो जाएगा N, ठीक है। अब लैटिस में जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया, तो हम कहेंगे 2N। भाई क्वेश्चन कुछ भी हो, ये आपको फिक्स करना है कि जो पार्टिकल लैटिस बनाता है, HCP लैटिस बनाता है, CCP लैटिस बनाता है, उसको आपको लिखना है N। अब जितने उसके पार्टिकल्स है उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड। अब B पार्टिकल क्या था, तो B पार्टिकल 2/3 स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3, ठीक है। तो नंबर ऑफ B पार्टिकल्स लिख लेते, नंबर ऑफ B एटम्स। तो बच्चों 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है 2N, ठीक है। नाउ A रेशियो B, तो A कितना है, तो भाई A है आपके पास N, B कितना है, तो B है 4N/3, ठीक है। N तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर ले। तो अगर दोनों साइड तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, इधर भी 3 ले लो, इधर भी 3 ले लो, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 3:12, यानी कि 1:4, ठीक है। तो A पार्टिकल्स का नंबर होगा 1 और B पार्टिकल्स का नंबर होगा 4। समझना है, कुछ नहीं करना है, N/4/3 N करना है ना। तो N/4/3 मतलब 1:4/3 करना है, 3 उधर चला जाएगा तो 3:4 हो जाएगा, सॉरी हाँ 3:4 क्या, दोनों साइड तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको इक्वेट करने के लिए आप क्या करोगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3:4 हो जाएगा ना, 1:4 कैसे हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये हो गया 3 कैंसिल, तो 3:4 हो जाएगा। ओके, तो 3:4 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम कहेंगे फॉर्मूला बन गया A कितना है 3 और B कितना है 4, तो फॉर्मूला हो गया बच्चों A3
B4, तो 1:4/3 करना था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3:4 यानी A3B4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 3। ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 था। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज एनोक्सिया एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों एनोक्सिया क्या होता है, तो जो लोग हाइट पे रहते हैं, है ना, या क्लाइंबर्स, है ना, मतलब जैसे एवरेस्ट पे जाना है या कोई पहाड़ी चढ़नी है, तो हाइट पे क्या होता है, तो हम कहेंगे एयर का प्रेशर कम होता है। अब एयर का प्रेशर कम हो गया, हेनरी क्या कहता है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो प्रेशर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एयर ब्लड में कम घुलेगी। अब अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ही कम है, जो लोग वहीं रहते हैं, मतलब लाइफ टाइम वहीं रहते हैं, हाइट पे ही रहते हैं, है ना, तो हम कहेंगे भाई ऊंचाई पे रहने वाले लोगों में हम देखते हैं कि थोड़ा सा हाइट उनका शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है, तो हम कहेंगे प्रॉपर ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता, जितना मिलना चाहिए, जितना ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है उतना है ही नहीं। तो ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होने से क्या होता है, वो थोड़े से फिजिकली वीक होते हैं, है ना, तो फिजिकली वीक है, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, एनोक्सिया, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा। तो आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। और climbers suffers from a disease, from a disease called anoxia। हाइट पे क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे हाइट पे एयर का प्रेशर कम है, सो दैट सॉल्युबिलिटी, अब ब्लड में पूरी एयर ही सॉल्युबल होती है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर, चाहे काम तो हमें ऑक्सीजन से पड़ रहा है ना, तो सो दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज लेस। ठीक है, तो प्रॉब्लम लाइफ टाइम का रहना ही वहीं पे है ना, तो हम कहेंगे इनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है, सो दैट दे आर वीक, है ना, वहाँ पे जो लोग हैं उतने स्ट्रॉन्ग, बोला जाता है ऐसे कि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलने से, वो नहीं मिलने से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दे आर वीक एंड अनेबल टू थिंक। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब IQ लेवल जो है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ग्राउंड लेवल से कम माना जाता है। ठीक है, चलो नाउ ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो भाई आइडियल सॉल्यूशन तो था P टोटल इक्वल्स टू P0 A XA प्लस P0 B XB। तो ये तो तब होता जब आइडियल है, आप कह रहे हो नॉन आइडियल, है ना, और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन, यानी ये वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें इसको, भाई ग्राफ बनाना है आपको, तो चलो अब देखो बच्चों ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। ओके, अब बच्चों आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो लिक्विड को मिलाने से बनेगा, तो दो लिक्विड को मिला लेते हैं। ठीक है, अब ये दो लिक्विड को मिला के हम बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई, यहाँ मान लो x से 0 है ना, और यहाँ x से 1, धीरे धीरे कंपोजिशन बढ़ा रहे, और यहाँ x से 1 है तो x भी 0 है, और यहाँ x भी कितना हो गया 1। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या पढ़ा था कि PA वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ x से 0 तो प्रेशर भी कम, 0 मान लो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे x से बढ़ेगा, हाईएस्ट हो जाएगा, तो प्रेशर भी हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है PA इक्वल्स टू
P0A XA। ठीक है, अभी यहाँ क्या, तो हम कहेंगे PB भी तो XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ XB 0 तो PB 0। अब पीछे जाओ तो XB हाईएस्ट वैल्यू पे आ रहा है, तो प्रेशर भी अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये लाइन आपकी इंडिकेट कर रही है PB इक्वल्स टू P0B XB। ठीक है, और इन दोनों को मिला लो तो टोटल वेपर प्रेशर, तो ये आ गया P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू आपकी PA की है ना, और ये हाईएस्ट वैल्यू होगी PB की, क्योंकि यहाँ XB 1 है तो ये PB, और यहाँ XA 1 है तो ये हाईएस्ट वैल्यू होगी PA। लेकिन ये तो बच्चों आइडियल का ग्राफ है ना, समझ में आ गया। ग्राफ कुछ नहीं करना है भाई, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ तो वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन लिक्विड 2 है ना, तो मैं ग्राफ यहाँ से भी बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये हाईएस्ट और ये वापस ले लो बैक साइड, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, मिला लोगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो भाई क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव डेविएशन, तो आंसर ज़्यादा आएगा, तो इस लाइन से आंसर ऊपर ले लो, है ना। PA का ग्राफ इसके ऊपर से, PB का इसके ऊपर से, और टोटल इसके ऊपर से। तो ये ग्राफ इंडिकेट करता है क्या, तो हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओ, है ना। अब ग्राफ को वैल्यू बढ़ानी है तो पॉजिटिव डेविएशन, नीचे से ले लोगे इसी को तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो नेगेटिव डेविएशन। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ओके, नाउ एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन 1m यूरिया एंड 1m ग्लूकोज। तो बच्चों 1m यूरिया 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाया पानी में ही है। ठीक है, तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन तो सेम है ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो मैं कह दूंगी भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों ही केसेस में क्या है, मोल्स तो सेम है ना। तो 1m यूरिया एंड 1m ग्लूकोज, बोथ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये तो सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो भाई दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो हम कहेंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है ना। सो दे शुड हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो जो बढ़ना होगा वो भी बराबर बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि भाई सीक्वेंस बताओ, तो सीक्वेंस क्या बताएं, जब दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट ग्लूकोज सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1m यूरिया सॉल्यूशन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ why in cold water plant and animal feel better than to hot water। अब बच्चों जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो लोग डिपेंड करते हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। अब आपने पढ़ा ही था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गैस एस्केप करेगी, है ना। तो पानी अगर गर्म हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम। ठंडे पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, तो बस आपको यही लिखना है। क्या लिखोगे, इन हॉट वाटर solubility of O2, solubility of oxygen in water is less,
So plants and animals are not comfortable. Not comfortable in hot water. ठीक है, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? तो आप ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दो भाई। टेम्परेचर बढ़ता है, गैस जो है स्केप कर जाती है सॉल्यूशन से, गैस स्केप्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, गैस स्केप्स फ्रॉम सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सो हॉट वाटर में कंफर्टेबल नहीं है ना, बट इन कोल्ड वाटर solubility is more. ठीक है, solubility किसकी? तो गैस की है, solubility of O2 लिख दो क्योंकि उनको वही चाहिए। तो solubility of O2 is more, so they are comfortable. Aquatic species are comfortable in cold water. Now write limitations of Henry's law. अब बच्चों हेनरी लॉ की लिमिटेशन, तो हेनरी क्या कहता है भाई, गैस की सॉल्युबिलिटी है ना, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर व्हेन गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, तो वो तो ठीक है। अब कब ये चीज़ काम नहीं करेगी? तो भाई गैस प्रेशर एक्सर्ट करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ा रही, अब अगर गैस जाके सॉल्वेंट से रिएक्ट कर लेगी तो फिर आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत क्या, वो तो ऑलरेडी घुल गई है ना। तो हम कहेंगे भाई गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। फिर टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, जितनी मिक्स हो जाती है। फिर प्रेशर का इफेक्ट दिखाना है, तो अगर टेम्परेचर बिल्कुल कूल कर दिया, जीरो ही कर दिया, तो अब गैस वापस उड़ेगी नहीं, इक्विलिब्रियम में आएगी नहीं, है ना, वो तो मिक्स ही रहेगी, तो फिर हम इफेक्ट नहीं बता पाएंगे। तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई। इतना प्रेशर मत अप्लाई कर देना कि गैस बिल्कुल लिक्विड ही बन जाए, तो फिर इफेक्ट कैसे बताओगे? ठीक है, और सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये 4 हैं, आप कोई भी 1-2 लिख सकते हो, राइट। अच्छा, लिमिटेशंस पूछा नहीं कितना, तो कम से कम 3 लिख देना बच्चों। तो प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, ठीक है, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, temperature should not be too low, or gas should not react with solvent. Gas should not react with solvent, है ना। और solution should be dilute या impurity कह सकते हो, absent होनी चाहिए। ठीक है, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इसको आप लिख लेना पूरा। सो दीज आर द लिमिटेशंस फॉर हेनरीज लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑस्मोसिस? एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो आपको बताना है ऑस्मोसिस क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा? क्वेश्चन नंबर है 4th पार्ट 3rd। ठीक है, अब बच्चों ऑस्मोसिस क्या है? तो देखो 2 डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम में आपको कोई एक से एक्सप्लेन कर। तो देखो मैंने ले लिया इस तरह का कंटेनर और बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक साइड तो फिल कर दिया बच्चों हमने सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट, और एक साइड हमने फिल कर दिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई एक साइड सॉल्वेंट हो गया, एक साइड सोल्यूशन हो गया। अब होगा क्या? तो बच्चों मान लो यहाँ से वाटर है, यहाँ शुगर सॉल्यूशन है, हनी है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जहाँ वाटर कम है, वाटर की लो कंसंट्रेशन है ना, जैसे पानी में किशमिश डाल दिया तो वो स्वेलअप हो जाती, सूखे चने डाल दिए है ना, व्हेन ड्राई ग्राम्स, ड्राई पीज, रेजिन एटसेट्रा एडेड टू वाटर देन दे स्वेलअप। तो भाई स्वेलअप क्यों हुआ? फूल गया, क्योंकि पानी बॉडी के अंदर चला गया। तो उनकी जो एक्सटर्नल लेयर है वो बिहेव करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वाटर बॉडी के अंदर गया। तो अगर मैं किशमिश की बात करूं तो वो तो शुगर सॉल्यूशन है, अंदर तो सॉल्यूशन है, तो पानी है बाहर, अंदर सॉल्यूशन है, तो पानी बॉडी के अंदर गया था।
है ना, यानी मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, तो मैं कहूँगी सॉल्वेंट से सोल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, टुवर्ड्स सोल्यूशन थ्रू SPM। है ना, पूरा नाम लिखेंगे बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो हम ये लिख सकते। दूसरा, तो अब देखो मान लो मैंने 2 सॉल्यूशन ले लिए और दोनों के बीच में लगा ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, 2 सॉल्यूशन है, दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों यहाँ ये भी सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन A और ये है सॉल्यूशन B। ठीक है, अब यहाँ जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1m और ये हो गई 2m। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि पानी हाई कंसंट्रेशन से लो में जाता है, तो पानी मतलब सॉल्वेंट था, है ना, और ये सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन है दोनों साइड, भाई सॉल्यूशन बनाया तो वाटर के अंदर ही है ना, तो वाटर हाई से लो जाएगा। तो बच्चों वाटर अगर हाई है तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है ना, भाई ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पानी ज़्यादा है मतलब कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट जो होगा वो A to B होगा। मतलब कि भाई मैंने एक साइड वाटर ले लिया और 1 चम्मच मैंने शुगर डाल दिया और दूसरी साइड मैंने क्या किया, पूरा शुगर सिरप डाल दिया, हनी डाल दिया, तो मूवमेंट कहाँ होगा, तो तुमको 1 चम्मच शक्कर डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी उधर चलेगा। तो पानी यहाँ ज़्यादा था, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम थी। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देना है तो आपको क्या लिखना है, पासिंग ऑफ या द फिनोमिनन इन विच पासिंग ऑफ सॉल्यूशन, पासिंग ऑफ सॉल्वेंट भी चलेगा तो पानी, शुगर तो चलेगी नहीं, तो पासिंग ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है, टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चलेगा, उसे भी क्या बोलेंगे, तो उसे भी हम कहेंगे इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो बच्चों अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा तो सारी बातें बिगड़ जाएंगी कि SPM आप लिखना भूल गए, तो SPM मस्ट है इसके लिए। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले भी आया था हमारे पास, है ना, एक प्लैटिनम का पतला वायर, बेस में लेना है प्लैटिनम फॉइल, वायर को सील करना है ग्लास ट्यूब के अंदर। ठीक है, प्लेस्ड इन कंटैक्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H+ आयन, है ना, H+ आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट है बच्चों, और कंटिन्यूसली हमें पास करनी है हाइड्रोजन गैस। बस अब इसका नेमिंग कर दो, तो भाई ये है H+ आयन कंटेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है दैट शुड बी स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये क्या था, तो हम कहेंगे प्लैटिनम वायर था, है ना, ग्लास ट्यूब में सील है, बेस में क्या है, प्लैटिनम फॉइल, और प्लैटिनम फॉइल जो है दैट इज कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, प्लैटिनम ब्लैक क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जो आएगी बच्चों तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा इसकी, तो कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस passed through the solution at 1 bar pressure, 298 Kelvin temperature. ठीक है, this is diagram for standard hydrogen electrode. ठीक है, now write the Nernst equation for She. तो बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो रिडक्शन होता है मान लो, तो She as कैथोड, भाई अगर रिडक्शन होगा तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा
तो मैं कहूँगी भाई दोनों H आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और गैस बन जाएगी हाइड्रोजन। ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? तो नर्स्ट इक्वेशन होता है बच्चों ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, तो यहाँ ई नॉट शी क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये तो है नर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे इसको अप्लाई करना है शी के लिए। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन फॉर शी, नर्स्ट इक्वेशन फॉर शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ई सेल तो ठीक है। अब बच्चों ई नॉट शी कितना होता है? तो हमें पता है भाई ई नॉट शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 0, रेफरेंस लेते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो हम लिख देंगे 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस है तो गैस का प्रेशर यूज करेंगे, तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, तो H प्लस आयन है ना, आगे इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो H प्लस आयन की पावर 2, तो H प्लस आयन पावर 2। ठीक है, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ स्टूडेंट्स राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर जिंक कॉपर सेल। ठीक है, क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है। चलो इसको यही कर लेते हैं, देखो स्पेस है हमारे पास। अब देखो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड, तो बच्चों जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड, तो हम कहेंगे जिंक की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कॉपर से ज़्यादा है, तो भाई जिंक तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर क्या करेगा, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, अब इसकी हाफ सेल और नेट सेल इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हाफ सेल इक्वेशन क्या बनेगी, तो पहले मैं लिख देती हूँ एनोड रिएक्शन। ठीक है, तो एनोड रिएक्शन क्या बनेगी, तो देखो हम कहेंगे जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा जिंक प्लस 2, है ना, जहां आयन है वहां इक्वस लिख दो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब Zn प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। अब कॉपर प्लस 2 कॉपर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो भाई कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो। अब तो हम कहेंगे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों ये एनोड रिएक्शन, ये थी आपकी कैथोड रिएक्शन, और फाइनली आ गई आपकी नेट सेल रिएक्शन। अब आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है जिंक कॉपर सेल की नर्स्ट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन तो यही थी, है ना, और इसमें वैल्यू अप्लाई करनी है। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं फॉर जिंक कॉपर सेल। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ। ओके, ठीक है, शी वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका, शी का डायग्राम हो गया फर्स्ट, शी का इक्वेशन हो गया ये 2 और जिंक कॉपर सेल। अब देखो तो लिखना क्या है, तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, है ना, तो यहाँ आपको पोटेंशियल वगैरह तो दे नहीं रखा, तो आप सीधा ई नॉट सेल लिख दो। माइनस क्या लिखना है, 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। नाउ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, तो देखो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो दोनों सॉलिड नहीं लेने, तो प्रोडक्ट है जिंक प्लस 2 आयन अपॉन कॉपर प्लस 2 आयन, तो आपको लेना है प्रोडक्ट में जिंक प्लस 2, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2
डिवाइडेड बाय कॉपर प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वेस्ट्रॉन सेल। ठीक है, क्या लिखा है वेस्ट्रॉन, देखो मैं इसका नाम ही सही नहीं है, इसका नाम ठीक करते पहले तो बच्चों, ये है वेस्ट्रॉन स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, हालांकि सेल जो है बच्चों सारे के सारे डिलीटेड है ना, तो ये ईएमएफ मेजर करने के लिए वेस्ट्रॉन स्टैंडर्ड सेल काम में लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों वेस्ट्रॉन स्टैंडर्ड सेल, ठीक है, ये होता है एच शेप, है ना, एच शेप का सेल होता है जो आपको मापता है क्या, तो हम कहेंगे ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ को ये क्या करता है, मेजर करता है और एक्यूरेटली मेजर करता है। ठीक है, इसको कैडमियम सेल भी बोलते हैं, है ना, कैडमियम यूज होता है इसलिए। तो वेस्ट्रॉन स्टैंडर्ड सेल या कैडमियम सेल, अब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन आता है रिजल्ट में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रिजल्ट आता है ना, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा सेल है, एक्यूरेट ईएमएफ मेजर करना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको इनका पिक्चर बनाना है। तो वेस्ट्रॉन सेल का पिक्चर आप बनाएंगे कहाँ, तो छोटा सा बना लेते चलो हम। ठीक, अब देखो छोटा सा डायग्राम बना लेती हूँ बच्चों, है क्या ये, तो हम कहेंगे एच शेप सेल है। ये इस तरह का एच शेप का क्या है, सेल है। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने इसमें फिल कर रखा है मरकरी। ठीक, हालांकि डिलीटेड सिलेबस में है बच्चों, काम आएगा नहीं मरकरी, और इसके जस्ट ऊपर है मरकरी सल्फेट। ठीक, तो लेफ्ट में मरकरी, राइट में क्या है, तो राइट में है कैडमियम अमलगम। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में एच शेप का सेल है, लेफ्ट में मरकरी, मरकरी के जस्ट ऊपर क्या होता है, तो हम कहेंगे मर्क्यूरिक सल्फेट यानी कि HgSO4। राइट में क्या है, कैडमियम एमलगम। ठीक है, और इसके ऊपर तो बच्चों कैडमियम सल्फेट यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 H2। ठीक है, और यहाँ बीच में क्या है, तो बीच में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट। ठीक है, तो बुक में से बना सकते हो आप डायग्राम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CdSO4। ठीक है, और दोनों साइड बाकी जो है वो है CdSO4 डॉट 8/3 H2O, ये क्रिस्टल्स। ओके, सो दिस इज वेस्टर्न सेल। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। अब बच्चों एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का इफेक्ट बताना। अब देखो दो रूल लगेंगे बच्चों, कोलराउश से भी समझाओ और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी समझाओ। तो देखो एसिटिक एसिड जो है क्या है, तो हम कहेंगे भाई एसिटिक एसिड जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड बोल दो। ठीक, अब बच्चों अगर आपने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होगा, तो हम कहेंगे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या, तो डाइल्यूशन का रूट
अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कंसंट्रेशन के रूट के इनवर्सली। ठीक है, तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो आप कहोगे जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा मोलर कंडक्टेंस उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब आपकी बुक में एक ग्राफ भी है बच्चों बिटवीन रूट सी एंड लेमडा एम। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl है, NaCl है, तो ग्राफ ऐसे आता है। मतलब जैसे जैसे ग्राफ को पीछे की साइड पढ़ो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करते हैं लैम्डा एम बढ़ता है, लेकिन इतना कोई ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं आता। लेकिन बच्चों एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है ना, CH3COH दिस इज वीक एसिड, तो यहाँ कंडक्टेंस ऑलरेडी कम थी, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो देखो कंडक्टेंस इनके बराबर पहुंच जाती है। सो दिस इज फॉर एसिटिक एसिड। तो आप क्या देख रहे हो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ लैम्डा इन्फिनिटी एम लिख दूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हमें सडन इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस देखने को मिलता है। तो डाइल्यूशन इंक्रीजेस और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर इज सडन इंक्रीज इन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। तब उस ग्राफ से भी समझा सकते हैं, है ना, भाई KCl तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था तो कंडक्टेंस ज़्यादा ही थी, लेकिन इसकी कंडक्टेंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल वीक से स्ट्रॉन्ग के बराबर होगी। ठीक है, नाउ राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर इन जिंक, क्रोमियम और Pb। ठीक है, इफ E0 जिंक प्लस 2 जिंक माइनस का 0.76, E0 Pb प्लस 2 Pb, P कैपिटल लिख देना, वो कितना है माइनस का 0.44, और क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम का E0 है बच्चों माइनस का 0.74। ठीक है, अब बच्चों आपको क्लियर है कि E0 जो है ना, या मैं कह दूं कि भाई E0 रिडक्शन पोटेंशियल, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसको मैं कह देती हूँ E0 की जगह SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सारी जो वैल्यूज हैं ये सब की सब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आपको बताना है रिड्यूसिंग नेचर जिंक, क्रोमियम और Pb का। तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो सेल्फ रिडक्शन होगा, और सेल्फ रिडक्शन होगा तो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा है, और SRP लीस्ट है ना, भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, मतलब खुद का रिडक्शन कर ही नहीं रहा, तो सेल्फ रिडक्शन नहीं होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट जो आपको याद रखना है वो देखना है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर जो है वो SRP के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। अब यहाँ देखो नेगेटिव में जितना ज़्यादा उतना कम, तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू है माइनस का 0.76, फिर माइनस का 0.74 और फिर है माइनस का 0.44। तो सबसे नेगेटिव वैल्यू या सबसे लीस्ट वैल्यू SRP की किस में है, तो मैं कह दूंगी भाई जिंक में। तो जिंक सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर बताना है। उसके बाद तो क्रोमियम माइनस में है बच्चों ये, और उसके बाद तो हो जाएगा Pb। तो मैक्सिमम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जिंक, देन Cr, देन Pb। कंपेयर किससे करना है बच्चों, तो कंपेयर करना है SRP की वैल्यू से। क्लियर, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट इट्स टू एग्जाम्पल। तो बच्चों जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर मतलब रिएक्शन की स्पीड, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो रेट प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो आप दोनों तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। तो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शंस whose rate of reaction doesn't depend upon
doesn't depend upon concentration of any reactant. ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और आप लिख सकते हो कि 0th पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आप लिख सकते हो देयर रेट इज कांस्टेंट, है ना, कंसंट्रेशन का डिपेंडेंस है ही नहीं, तो ये हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब एग्जांपल्स, तो बच्चों एक फेमस एग्जांपल तो आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दो, ठीक है, बनेगा क्या, HCl। सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो क्या बनेगा, तो हम कहेंगे HCl। तो इस रिएक्शन की स्पीड जो है वो इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। सेकेंड है बच्चों डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन सरफेस, तो यहाँ लिख दिया टंगस्टन N2 + 3H2, तो यहाँ पे भी तुम क्या देखोगे, रेट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, तो रेट इक्वल्स टू K, हाइड्रोजन की पावर 0 ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरीन की पावर 0, मतलब यहाँ पे भी रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एट टंगस्टन सरफेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा आप ये लिख सकते हो। नाउ राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंसेस लिखने हैं। तो बच्चों पहले भी लिखा था हमने, मैंने कहा था जब भी अगर क्लियर डिफरेंसेस आपको आते हैं तो आप इस तरह से, है ना, एक लाइन ड्रॉ करके लिखना। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का लिख दो, तो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, number of reactant molecules taking part in chemical reaction, and colored simultaneously, ठीक है। तो भाई एक साथ स्ट्राइक करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स जो है उनको गिन लो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हमें लिखना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन। भाई आपको एक रिएक्शन का रेट दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू K, A की पावर N1 B की पावर N2, और आपसे कहा ऑर्डर निकालो, तो आप खाली पावर जोड़ दो, पावर जोड़ दिया, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सम मतलब ऐड करना है, किसको, पावर को, किसकी पावर को, कंसंट्रेशन की पावर को, किस में, तो हम कहेंगे रेट एक्सप्रेशन में आपने दिया है उसको ऐड कर दो बस। इन रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर मॉलिक्यूलैरिटी, तो भाई ये रिलेटेड है बैलेंस्ड इक्वेशन से, रिलेटेड टू बैलेंस्ड रिएक्शन, है ना। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो हम कहेंगे ये है थियोरेटिकल अप्रोच। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब तक रेट एक्सप्रेशन बताओगे नहीं हम निकालेंगे कैसे इसको, तो दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच। और रिलेटेड विद, तो हम कहेंगे मैकेनिज्म पता हो तो और अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, तो रिलेटेड विद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। और डिफरेंस लिखना है, तो मॉलिक्यूलैरिटी ये 0 हो सकता है ना, सॉरी 0 नहीं हो सकता, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करे ऐसा तो होगा नहीं, और यहाँ तो हो सकता है प्रैक्टिकली डिपेंड ना करता हो, तो मॉलिक्यूलैरिटी में लिखना है नेवर बी 0, और वहाँ क्या लिखना है, मे बी 0, ठीक है। और लिखना है, तो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर में लिखनी है, वहाँ आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। नाउ ड्रॉ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों पूरा डेरिवेशन करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है।
तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बच्चों, लेट अ केमिकल रिएक्शन A gives प्रोडक्ट, ठीक है, फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। हमने मान लिया कि भाई ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, अब क्या करें? तो बच्चों देखो, सबसे पहले टाइम जीरो पे बात करें तो टाइम जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं, तो सारा का सारा रिएक्टेंट है। तो मैंने मान लिया ए, स्मॉल ए, इनिशियल मोल ऑफ ए, कैपिटल ए इज स्मॉल ए। प्रोडक्ट तो टाइम जीरो पे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट जीरो। अब बच्चों एट टी टाइम पे क्या होगा? तो ए में से एक्स पार्ट कम हो जाएगा, है ना, उसका 10% 20% जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ये जितना कम होगा उतना ही तो ये बनेगा। ओके, नाउ रेट, तो रेट क्या, अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखो तो भाई रिएक्टेंट है, तो ऐसे लिख दो माइनस डी ए बाई डी टी, और बी के रिस्पेक्ट में लिखो तो प्रोडक्ट है, तो डी पी बाई डी टी, यहाँ टी टाइम पे क्या बन रहा है? डी एक्स बन रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब रेट जो है वो किस पर डिपेंड करती है? तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन जीरो ऑर्डर है ना, तो पावर जीरो। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों से सॉल्व कर रही हूँ उसको, तो भाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू पावर जीरो, तो ये क्या हो गया? के। तो बच्चों डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये हो गया के डी टी इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो डी एक्स इक्वल्स टू के और डी टी, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स के कांस्टेंट, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब सी क्या लगता है? कंसंट्रेशन, तो मैं सी नहीं लिख के लिख देती हूँ आई। ठीक है, आई जो है वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो हियर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करें? इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आ गया हमारे पास। अब तो बच्चों आई तो हटाना पड़ेगा, है ना, तो हम क्या करते हैं? सिचुएशन अप्लाई कर लेते हैं। भाई टाइम जीरो है, तो देखो टाइम जीरो पे एक्स की वैल्यू तो जीरो थी, है ना, एक्स तो टी टाइम पे बना था, जीरो टाइम पे तो प्रोडक्ट जीरो था, तो हम कहेंगे अगर टाइम जीरो है तो एक्स कितना है? एक्स भी जीरो है। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या है? x इक्वल्स टू के टी, तो x तो खुद ही जीरो है, के टी तो t भी जीरो है, प्लस i, तो i की वैल्यू आ गई जीरो। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब i की वैल्यू जीरो है तो उसको रख दो यहाँ पे, तो x कितना आ रहा है? के टी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 तो मुझे क्या मिला? x इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो k क्या है? तो k हो जाएगा x बाई टी। x क्या है? तो हमने देखा x है प्रोडक्ट के मोल, t क्या है? तो भाई t है टाइम। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन 4। तो बच्चों इक्वेशन 4 इज इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, है ना, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो भाई ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। ओके, ठीक है, और यहां पे भी तुम लिख सकते थे बच्चों, के जो है वो रेट कांस्टेंट है ना, के इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको डिराइव करना है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज मीसेल? एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
अब मीसेल क्या होती है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर साइज या पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग हमने कॉलॉइड्स को 3 पार्ट में बांटा है। पहला तो हम कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, तीसरा एसोसिएटेड कॉलॉइड। एसोसिएटेड कॉलॉइड मतलब ऐसा कॉलॉइड जो लो कंसंट्रेशन पे तो आयंस बना लेता है, यानी बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे वो कॉलॉइड्स बनाता है। तो हाई कंसंट्रेशन पे उसके बहुत सारे जो आयंस है वो आपस में जुड़ते जाते हैं। 100 और मोर देन 100 आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लस्टर। उन क्लस्टर्स को क्या कहते हैं, उन क्लस्टर्स को कहते हैं मीसेल, है ना। तो एग्जाम्पल है सोप एंड डिटर्जेंट। तो आप क्या लिखेंगे, एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक, हाई कंसंट्रेशन जिस पे मीसेल बनते हैं, यानी उस कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो एट हाई कंसंट्रेशन 100 और मोर देन 100 ions of associated colloids combine together. Combine together to form cluster. ठीक है, these clusters are called मीसेल। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आपको लिखना है सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो सोप एंड डिटर्जेंट। अब एक्सप्लेन करना है, तो देखो सोप जो है बच्चों लो कंसंट्रेशन पे, सोप का फॉर्मूला लिख देते सोडियम स्टीरिएट C17H35COO। तो लो कंसंट्रेशन में हल्का सा साबुन घोलते तो क्या होता है, झाग तो नहीं बनता है। तो लो कंसंट्रेशन पे सोप जो है वो अपने आयंस में टूट जाता है, घुलता तो है ही भाई। तो हम कहेंगे स्टीरिएट आयन और सोडियम आयन। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, झाग, जैसे साबुन घुलता है वैसे वैसे झाग बनता है। तो हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, तो हम कहेंगे देखो यहाँ मान लो डस्ट पार्टिकल है या ग्रीस है, तो स्टीरिएट आयन का हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करता है, ग्रीस को चारों ओर से सराउंड करने लग जाता है। ठीक, और जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, वो पानी की तरफ रहता है। तो इस तरह से जो ये क्लस्टर्स बनते हैं, इन क्लस्टर्स को क्या बोलते हैं, इन क्लस्टर्स को बोलते हैं मीसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो डायग्राम से एक्सप्लेन करना है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर? नाउ एक्सप्लेन कोएगुलेशन। तो बच्चों कोएगुलेशन तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो कोलोइडल सॉल है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो सॉल क्या करता है, अपने से ओपोजिट चार्ज्ड आयन को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करता है, फिर दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। अब न्यूट्रल होने के बाद में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है या सेटल डाउन हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में सॉल की कोलोइडल नेचर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहते हैं कोएगुलेशन। सो क्या लिखेंगे आप, ऑन एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, on adding an electrolyte in a colloidal solution, colloidal solution, Sol particles are dissolved. Sol particles are dissolved. Oppositely charged ions. Oppositely charged ions at its surface and becomes neutral. ठीक है, becomes neutral and gets precipitated. ठीक है, this phenomenon is called, this phenomenon is called, तो इस घटना को क्या कहते हैं भाई, तो इस घटना को कहते हैं कोएगुलेशन। ओके,
नाउ एक्सप्लेन द मैथड टू फॉर्म कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। तो बच्चों मेटल का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाने का मेथड क्या है, तो हम कहेंगे ब्रैडिक आर्क मेथड, ठीक है, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड। तो ये हमने लास्ट टर्न पे ही डिस्कस किया था, इसलिए वापस डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। भाई आपको जिस मेटल का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, उसी का कैथोड लेना है, उसी का एनोड लेना है, वाटर वेसल में सस्पेंड करना है, बाहर कूलिंग मिक्सचर रखना है और आर्क प्रोड्यूस करना है जिससे मेटल मेल्ट होगा, है ना। अब मेटल सॉल्व है तो हाइड्रोफोबिक होगा, तो स्टेबलाइज करने के लिए KOH मिला, ठीक है। तो ये ब्रैडिक आर्क मेथड है, ये आपको पिक्चर बनाना है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब अगर कॉलोइडल पार्टिकल्स या कॉलोइडल सॉल्यूशन में मैं करंट पास करूं, है ना, कॉलोइडल सॉल्यूशन को यू शेप ग्लास ट्यूब में लेके मैं करंट पास करूं, तो सॉल्व पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, है ना। अगर सॉल्व पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और अगर सॉल्व नेगेटिव है तो प्लस की तरफ मूव करेंगे। तो ले दे के क्या है, तो हम कहेंगे भाई मूवमेंट ऑफ सॉल्व पार्टिकल्स, movement of Sol particles under the influence of electric field. Movement of Sol particles under the influence of electric field is called electrophoresis, ठीक है। तो या तो आप ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चों जिस प्लेट पे चलेंगे, मान लो प्लस की तरफ इकट्ठे हो गए तो मैं कह दूंगी सॉल्व नेगेटिव है, और अगर माइनस प्लेट की तरफ चले तो हम कह देंगे सॉल्व पॉजिटिव। तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ भाई ये घटना है ना, द फिनोमिनन थ्रू विच या द प्रोसेस थ्रू विच चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड, है ना। आप सॉल्व पार्टिकल पे क्या कर सकते हो, चार्ज का पता लगा सकते हो, ये प्लस है कि माइनस है। तो चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल्स कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। उसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों, तो उसे भी हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नाउ एक्सप्लेन डायलिसिस। तो बच्चों हमने थॉमस ग्रैम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। थॉमस ग्रैम क्या कहता है कि भाई अगर मैं एनिमल मेम्ब्रेन से क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड को पास कराने की कोशिश करूं तो क्रिस्टलॉइड तो एनिमल मेम्ब्रेन से आराम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कॉलॉइड जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्रिस्टलॉइड की इम्प्योरिटी को दूर करना है, तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को एनिमल मेम्ब्रेन से भरे हुए बैग में फिल कर दो, है ना। तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे सारे के सारे क्रिस्टलॉइड एनिमल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे जो कि इम्प्योरिटी है, और कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो उसने पूछा है एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, तो आपको लिखना है व्हेन कॉलॉइडल सॉल्यूशन या इम्प्योर कॉलॉइडल सॉल्यूशन impure colloidal solution is filled in bag made up of animal membrane. Animal membrane and suspended in a water vessel. Then impurities of Sol particles, यानी impurities जो कि crystalloid है, impurities of Sol particles can be removed. ठीक है, this process is called डायलिसिस। अब बच्चों डायलिसिस बहुत धीमे होता है, अगर इसको फास्ट करना है तो करंट पास कर दो, तो जब करंट पास करोगे तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायलिसिस, ठीक है। अगर आपको डायग्राम बनाना है, वैसे तो बच्चों देखो मार्क्स देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको कितने नंबर का क्वेश्चन है ना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं,
ठीक है, एक से ज़्यादा नंबर है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तो यहाँ से फ्रेश वाटर एंट्री लेगा, यहाँ से फ्रेश वाटर एग्जिट करेगा। तो फ्रेश वाटर में हमने सस्पेंड कर दिया एक बैग, किसका बना हुआ है, तो हम कहेंगे एनिमल मेम्ब्रेन का बैग है। ठीक है, इस बैग में फिल क्या किया है, तो इस बैग में फिल किया है इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बाहर क्या है, तो बाहर हमने रख दिया फ्रेश वाटर। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज डायलिसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो बच्चों फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हमें लिखना है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो बच्चों फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आपको बताना है कि फ्रेंडलिच देता क्या है, तो फ्रेंडलिच गिव्स रिलेशनशिप, फ्रेंडलिच गिव्स रिलेशन between amount of adsorption, ठीक है, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन यानी कि x/m एंड प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर में भी देखो लो और हाई में तो पता ही था, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। अब बच्चों फ्रेंडलिच क्या कहता है, तो फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर कम है एट लो प्रेशर, तो एडसॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x/m इक्वल्स टू kp। ठीक है ना भाई, x/m क्या है, तो कितने ग्राम एडसॉर्बेंट कितनी ग्राम गैस को एडसॉर्ब करता है, यानी m ग्राम चारकोल x ग्राम अमोनिया को एडसॉर्ब करता है, तो x/m क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बच्चों हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे एक पर्टिकुलर प्रेशर तक ही एडसॉर्प्शन और प्रेशर में रिलेशन, हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाता है एडसॉर्प्शन, तो हम कहेंगे एट हाई प्रेशर अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब ना तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ना ही प्रेशर क्या है, बहुत कम है। तो बच्चों इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर में x/m प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 1/n। ठीक है, n की वैल्यू इन दोनों के बीच में रखनी है, यानी 0 से 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। नाउ x/m इक्वल्स टू, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, इट विल बी k p टू दी पावर 1/n। दिस इज इक्वेशन 3। अब बच्चों ले लो दोनों साइड लॉग, है ना, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में, तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब बच्चों दोनों साइड लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं log x/m इक्वल्स टू log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो log k प्लस log p की पावर 1/n। तो ठीक है, log k प्लस log p की पावर 1/n, तो बच्चों log में पावर आगे आ जाएगी, तो 1/n आगे आ गया, 1/n log p। सो दिस इज इक्वेशन 3। नाउ स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 ही जो है इज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। फ्रेंडलिच का जो एग्जैक्ट इक्वेशन था, रिलेशन था, वो इंटरमीडिएट रेंज पे ही तो था। तो इक्वेशन 3 जो है दैट इज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, मतलब आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ किस में बनाना है, तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन और प्रेशर। तो अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, तो दिस इज log x/m, ओके, और प्रेशर हो गया log p। तो देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ है, y एक्सिस पे आ गया log x/m, है ना, x एक्सिस पे आ गया log p। ये जो है इंटरसेप्ट है log k, तो ये इंटरसेप्ट दिस इज log k, ओके। और जो स्लोप है बच्चों tan थीटा, यानी कि स्लोप वो है 1/n। सो दिस इज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। पूछा क्या था हमसे, तो हमसे पूछा था राइट फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ।
ठीक है, तो आपको वैसे तो इंटरमीडिएट रेंज से ही बता रहा है, यहाँ से आपको आंसर देना है, पूरा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है ना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पार्ट डी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि भाई इनमें से कितना क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी 100% तो नहीं होती है ना, लेकिन हाँ बोर्ड की साइट पे अगर ये पेपर अवेलेबल है और इस बार का सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि इन क्वेश्चंस को लिया जाए और पेपर में डाला जाए। हो सकता है पेपर तो ऑलरेडी बना हुआ है तो ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। वैसे भी ये पूरा कोर्स कवर करता है ना, तो तैयारी हो जाती है पूरे के पूरे कोर्स की। अब एग्जाम में टाइम कम है, अब आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आप पेपर करते रहो। इसके बाद हम चैप्टर वाइज पेपर स्टार्ट करेंगे। भाई इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ठीक है, तो बने रहिए हमारी पूरी सीरीज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।